बुनियादी तौर पे कि हमारे माशरे में अगर कहीं अकलियतों के साथ इंडिया में, इजराइल में कहीं ज्यादती होती है तो हम बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। हर जुम्मे पे सारे सियासतदान भी जमा हो जाते हैं। कहीं अगर हम वेस्ट में देखते हैं कि इस्लामोफोबिया चढ़ रहा है तो उस पे हमारा बिल्कुल दिल पसीज जाता है। मगर अपने यहाँ इस किस्म के वाकयात होते हैं तो बिल्कुल एक रस्म। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अभी लाहौर में जो ननकाना साहब साहब में जो एक ग्रंथी थे उनकी कैसे हत्या कर दी गई और पाकिस्तान का अब मुंह मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है पाकिस्तान के नेताओं का, क्योंकि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज पे जुल्म होते हैं उन जुल्मों की वजह से वहां की माइनॉरिटी हमेशा अपने आप को अनसेफ फील करती रहती है। तो ये कैसे इस निंदा के एक मामले में एक सिख को सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के आधार पे पीट पीट के मार दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से चलने वाली जितनी भी मूवमेंट है जो भारत के खिलाफ होती है वो उनके खिलाफ कोई जुलूस और एजलास वगैरह पाकिस्तान में नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटीज को वहां मटर और गाजर की तरह छील दिया जाता है और मार दिया जाता है और या फिर धर्म परिवर्तन उनसे करवा लिया जाता है। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि हम भारत और इजराइल के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं, तो आज कैसे पाकिस्तान के ये जो बुद्धिजीवी है उनके मुंह कैसे बंद है और दूसरी तरफ खालिस्तानियों के भी मुंह बंद हो चुके हैं जो खालिस्तान की मांग करते रहते हैं और भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्ली मचा रही है। जय हिंद। का जो श्रीलंकन था उसके खिलाफ भी इतनी गिरफ्तारियां हुई, अब तक कुछ हासिल नहीं हो सका। और अब एक और उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा, डीएसपी एसएचओ को मुअत्तल किया जाएगा, लेकिन डीपीओ हमेशा महफूज रहते हैं और रस्मी कलाम आम होती है कि जी देखिए हमने नोटिस ले लिया है और बड़े स्ट्रिक्ट हम नोटिस करेंगे और हम इसको फॉलो अप करेंगे। इसका हल क्या है अहमद साहब? देखिए जी, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में अब ये शिद्दत पसंदी जो है वो इतनी रच बस गई है कि बहुत सारे साल लगेंगे इसको मिटाने में, और हल अपने माशरे को तब्दील करने में ही है। उसमें एक पहलू ये भी है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन केसेस से हम देखते रहते हैं। एक तो ब्लास्फेमी को वेपनाइज किया गया, दूसरा जब इस किस्म की लाकानूनियत हुई, लोगों ने खुद कानून को अपने हाथ में लेके अपना इस किस्म की बर्बरियत के साथ लोगों को मारा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। वो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फेलियर है। मगर बात यह है, देखिए, बुनियादी तौर पे कि हमारे माशरे में अगर कहीं अकलियतों के साथ इंडिया में, इजराइल में कहीं ज्यादती होती है तो हम बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। हर जुम्मे पे सारे सियासतदान भी जमा हो जाते हैं। कहीं अगर हम वेस्ट में देखते हैं कि इस्लामोफोबिया चढ़ रहा है तो उस पे हमारा बिल्कुल दिल पसीज जाता है। मगर अपने यहाँ इस किस्म के वाकयात होते हैं तो बिल्कुल एक रस्मन हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो वो जब तक हम एक्चुअली ये मेजर इश्यूज हम समझेंगे नहीं और अपने मुल्क को एक अलग सिमत पे लेके जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज बिकम अ वेरी डेंजरस प्लेस फॉर एनी माइनॉरिटी टू सर्वाइव। सर, सियालकोट का इंसिडेंट आपको याद होगा, वो जो दो बच्चे थे मुगीब और मोईज, उनको जिस तरह से मारा गया था, वो उसी तरह का एक ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए उस किस्से को भी, लेकिन उसमें भी हमने देखा था तमाम लोग बरी हो गए थे। तो ठीक है, ये तो हमारी अदम बर्दाश्त अपनी जगह है, लेकिन ला कानूनियत भी तो है ना। किसी को सजा जब मिलेगी नहीं, जब हर कोई बरी होता जाएगा तो हर किसी को ये पता चलेगा कि वो कर सकता है। और ये जिस तरह के ग्रुप्स में आके आपके पूरे पुलिस थाने को तहस नहस करके उस आदमी को निकाल के, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी वो जलाने भी वाले थे, हमने उनको रोका कि जलाओ नहीं, मार दिया लेकिन अब जलाओ नहीं। सो मतलब दैट समथिंग टू बी गिवन क्रेडिट फॉर। बिल्कुल, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो उनको डिफेंड करते, उनको रोबस्टली डिफेंड करते, खड़े होते। इसमें फ्रैंकली कई मरतबा ये भी देखा गया है कि अपना पुलिस की तरफ से भी कई मरतबा कॉम्प्लिसिटी भी होती है, उनमें भी सिंपथीज होती है मॉब के साथ, ना कि वो जो कैदी है। ये भी होता है। कई जगह डिफरेंट वाकयात भी हुए हैं। हमने देखा है कि बड़ा रोबस्टली पुलिस ने, रेंजर्स ने डिफेंड भी किया है। मगर आप बिल्कुल सही, आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की तो वहां ये है, देखिए, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है,
हमारे बहुत ही आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड एविडेंस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस, किस चीज को रद्द करना है। हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है और हमारी जो अदालती जो कार्रवाई है उनमें एक बहुत डिस्कनेक्ट है। और इसलिए ये सिर्फ ब्लास्फेमी केसेस की बात नहीं है, आप थ्रू आउट देख लें कि हमारा अक्विटल रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, 90% आपके मुजरिम जो होते हैं वो बरी हो जाते हैं। तो एक प्रॉपरली सोचने की जरूरत है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में ये डिस्कनेक्ट क्यों आ रहा है और उसके लिए बड़ी इस्लाहात की जरूरत है। ओके, मैं मकबूल साहब आपका कमेंट लेना चाहूंगी, देन कम बैक टू अहमद साहब। अहमद साहब प्लीज इफ यू वुड काइंड एनफ, मैं मकबूल साहब का भी कमेंट लेना चाहूंगी। मकबूल साहब, क्योंकि पीएमएलएन के ऊपर जाहिर है कि एक गोजरा इंसिडेंट भी एक बदनुमा दाग है, उसके बाद आपको याद है सियालकोट लिंचिंग मॉब जो था, जो जिसने 2 बच्चों को मारा था, उसके बाद ये सियालकोट में एक और हादसा हुआ अभी 2 साल पहले या 1.5 साल कबल, उसके बाद अब ये देख रहे हैं। और अभी वही रिवायती बात कि डीएसपी को फारिग कर दो, एसएचओ को मुअत्तल कर दो, लेकिन डीपीओ मौजूद रहता है। ये डीपीओ अनटचेबल है सर? नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो सभी की होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अब भी देख रहा हूँ कि जहाँ विल है, जहाँ असर्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस कमांडर्स, तो उसके रिजल्ट आते हैं। आपको याद है टेररिज्म की कितनी बड़ी वेव आई थी और पंजाब में क्या हो रहा था और फिर वो कैसे खत्म हुआ, आपको ये याद है शायद, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो पुलिस वाले थे ना, पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको और जिस तरह उन्होंने पकड़ा और जिस तरह उनसे निपटा, और वो लोग जो वैगन फैब्रिकेट करते थे और फिर जाके कभी वो आईएसआई के दफ्तर में मारते थे, कभी एफआईए के दफ्तर में मारी, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया स्ट्रक्चर्स को। लेकिन वो और उनके फैसिलिटेटर जब काबू आए तो फिर उसका रिजल्ट देख लिया सारे जमाने ने। बात ये करने वाली है कि विल नहीं है। जो सलाउद्दीन साहब बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर है, माशाल्लाह, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जहाँ आप निज़ाम की हम बार बार बात कर रहे हैं, निज़ाम तो वही है जो पहले था। ह्यूमन मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिजेनरेशन आ चुकी है। देखें, पहले ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट में जो केस ट्राई होता था, जब वो शुरू होता था तो फिर वो ख़त्म होता था। ये नहीं होता था कि एडजमेंट मिले, गवाह भी वही मौजूद होते थे और तफ्तीशी भी वही मौजूद होते थे, हर तरह की एविडेंस वाले डॉक्टर्स, और जब वो ख़त्म होता था, एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती थी, तब तक लोग वहां मौजूद रहते थे। और नॉर्मली टारगेट ये होता था कि हम एक मर्डर केस को 3 से 4 दिन में खत्म करेंगे। एडजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने चूंकि इसको एक रिग्मर रोल में डाल दिया है और अपने ही निज़ाम को खुद ही खराब कर लिया है। अब अगर आप अपील में जाते हैं ऐसे केसेस पे, तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अगर हाई कोर्ट में जाते हैं टेररिज्म के केस के लिए, 7 दिन में है ये अपील में जो है खत्म कर रहे हैं। कौन सा बेंच है जो 7 दिन में खत्म कर देता है अपील को? वो इसलिए कि अब जो आप इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि बार वाले जो है वो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, वो हमारे से तारीख ले लेते हैं, हम क्या करें। यानी हर जगह तो मजबूरियों की दास्तान है। ये एक जिहाद है, ये एक इबादत है, ये एक बहुत बड़ा अमल है। ये आप जो मर्जी करते रहे, निजाम जो मर्जी बनाते रहे, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं हमें वो देखना है कि वो मदारिस फैक्टर कितना इसमें केव इन कर रहा है, इसमें मॉब कल्चर कितना केव इन कर रहा है, हमारे मुआशरती रवैये कितने, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के लिए जबान इस्तेमाल करती है माजरत के साथ। मॉब कल्चर, हाँ जी, आपको पता चल गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिए बंदे, आप खुद कह रही हैं जी, मॉब कल्चर आपने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सजा कौन देगा? अगर सजा होगी, ट्रायल कोर्ट ने दे दी, तो अपील कौन सुनेगा? चले सजा की बात में अगर हाई कोर्ट में वो 10 साल बाद अपॉइंट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको कौन खत्म करेगा? लेकिन ठीक है, जहां 15 साल अपील चलेगी, तब तक सारे मर जाएंगे, ये फारिग होके आ जाएंगे। सर आई डोंट नो इफ दिस इज अ होपलेस नोट और होपफुल वन। होपलेसनेस है हाँ। मैं होपलेस बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, जब आप मर्दों की तरह उठ के खड़े हो जाएंगे, ये सारे ठीक हो जाएंगे। सर किसको खड़ा होना है, मतलब किसको खड़ा होना है मर्दों की तरह? सर वो किसको, सभी को खड़ा होना है। सर शुरुआत करें, आप शुरुआत करें, आप हुकूमत वक्त है, आप खड़े हो, हम आपके साथ खड़े होंगे, हाथों की जंजीरें बना लेंगे आपके साथ मिलकर। फंसाना चाहती हैं आप? कहीं फंसाना चाहती हैं? नहीं, मैंने कहा हाथों की जंजीरें बनाएंगे हम। कर दी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। चलिए सलाउद्दीन अहमद साहब, जो बात उन्होंने करनी थी उन्होंने कर ली है। सलाउद्दीन साहब बैक टू यू। लाहौर ये है कि आप अगर इस केस को अपना एक मिशन समझ के करेंगे,
ये कौन रोक सकता है जी तो किसी सर को? ये फिर तो आपकी मैंने तो हुकूमत है, day to आपकी day- हुकूमत है, day to day पंजाब hearing में भी बात आप तो हैं, है ना। तो ठीक है सर, फॉलो अप करें ना, आई एम हेयरिंग वेटिंग। करनी है, मैंने डे टू डे हेयरिंग करनी है, कौन रोक सकता है उसको? मतलब कोई तो कोई अपने स्टेक्स को एक तरफ रखे ना। ठीक है, ओके। बात यह है कि हमारे छोटे छोटे जो मिसाइल है उसकी वजह से इंसाफ का जनाजा निकल गया है और निकलता सर जाएगा। वो इमरान खान साहब वरना का तो उनको आपने अगर बहुत पता ही हो कि नाइंसाफी, आपने इमरान खान साहब के ऊपर इतना फोकस किया कि बाकी लोग जो है लाकानूनियत और ठीक है। तो सर लेट मी गो बैक टू सलाउद्दीन साहब, वेलकम बैक टू राना मकबूल साहब। सलाउद्दीन साहब, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और वो बाइंडिंग है। अभी बैरिस्टर अली जफर साहब भी एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि इट इज बाइंडिंग, और अगर वो उस मुद्दत में इलेक्शन नहीं कराती हुकूमत तो फिर ये सब जो है तौहीन अदालत के केस में मतलब नॉमिनेट हो सकते हैं, उन पर ये इतलाक हो सकता है। तो ये आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि इलेक्शंस तो कराची में भी नहीं कराना चाह रही थी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ने करवा ली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दूसरे हाथ पे इस्लामाबाद में, जहां पे पहले हल्का बंदियां थी, पहले 50 सीट्स थी, फिर पीटीआई ने बढ़ाई, फिर उन्होंने बढ़ाई, वो 100 से ऊपर तजावुज कर गई और उनको कहा गया कल इलेक्शन कराएंगे। 2 माह पहले की है इलेक्शन कमीशन का फैसला, अब तक तो हुए नहीं सर इलेक्शंस। तो कितना बाइंडिंग है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है सर। देखें